हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 37वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, भारत के कितने स्थलों को अगस्त 2021 में यूनेस्को की रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? तो कुल 4 स्थलों को शामिल किया गया था, जिसमें है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, और उसके बाद है वाधवान वेटलैंड या वाधवान आर्द्रभूमि। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हरियाणा का स्थल है, जबकि थोल झील वन्यजीव अभयारण्य और वाधवान आर्द्रभूमि ये गुजरात का स्थल है। भारत में कुल अभी 46 रामसर स्थल है। हाल ही में 42वां रामसर स्थल भी बना था भारत का, और यह लद्दाख का स्थल को बनाया गया था, जिसका नाम है तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। चलिए रामसर स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पानी वाले वैसे जगह जैसे झील हो गए, तालाब हो गए, पक्षियों का आवास स्थान हो गया, दलदली भूमि हो गया, इन सब के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन हुआ, जिसे रामसर सम्मेलन कहा गया, और इसमें शामिल स्थलों को रामसर स्थल कहा गया। और यह जो रामसर सम्मेलन था दिसंबर 1975 को लागू हुआ, और भारत इस सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ। 2 फरवरी 1971 को यह सम्मेलन होने के कारण 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज था। 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक, 6 कांस्य पदक। चलिए बात करते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल की। तो इसका जो आयोजन था, जापान के टोक्यो शहर में इसका आयोजन किया गया। इसमें कुल 162 देशों ने भाग लिया, जिसमें कुल 22 खेल खेले गए, और भारत पहली बार पैरालंपिक खेलों में 1968 में भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की प्रस्तावित नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? तो कुल 6 लाख करोड़ सरकार की जुटाने की योजना है, और यह योजना 4 वर्ष के लिए प्रस्तावित है। चलिए नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन NMP, इसे निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। हमारे वित्त मंत्री ने निजीकरण को बढ़ावा देते हुए इसे शुरू किया है, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन अर्थात NMP। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसमें सर्वोच्च स्थान चीन को प्राप्त हुआ, जिसने कुल 207 पदक जीते, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 ब्रोंज था। चलिए 96 स्वर्ण पदक, 60 रजत पदक, 51 कांस्य पदक। ब्रिटेन का इसमें स्थान दूसरा था, और अमेरिका का स्थान इसमें तीसरा था। ब्रिटेन ने कुल 124 पदक जीता, जबकि अमेरिका ने कुल 104 पदक जीता। चलिए ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में चीन का पहला स्थान था, और जो हाल ही में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन हुआ था, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का जो आयोजन हुआ, इसमें पहला स्थान अमेरिका का रहा, जिसने कुल 113 पदक जीता 39 गोल्ड के साथ, और दूसरा स्थान चीन का रहा, तीसरा स्थान जापान का रहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। चलिए बात करते हैं जॉन ग्रिशम की। तो जॉन ग्रिशम की पुस्तक का नाम है द जजेज
लिस्ट। चलिए संद्रा ब्राउन की पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। तो इनका नाम, इनकी पुस्तक का नाम है ब्लाइंड टाइगर, ब्लाइंड टाइगर, जबकि मेगन मार्कल की पुस्तक का नाम है द बेंच, द बेंच। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। वर्ष 2021 का अर्थ ओवरशूट डे किस तिथि को माना गया? तो वर्ष 2021 का 29 जुलाई, 29 जुलाई को माना गया और 22 अगस्त को वर्ष 2020 का अर्थ ओवरशूट डे माना गया था। वर्ष 2020 का अर्थ ओवरशूट डे था 22 अगस्त और वर्ष 2021 का 29 जुलाई को माना गया। अर्थ ओवरशूट डे का अर्थ किसी कैलेंडर वर्ष के उस तिथि से है जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर लिया है। और यह सिर्फ अनुमान है, इसका कोई निश्चित तिथि नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन चलाया? तो यह भारत ने चलाया। भारत ने इसलिए यह मिशन चलाया क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा कर लिया गया, जिसके कारण वहां पे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके कारण बहुत लोग मारे भी गए और बहुत लोग वहां से पलायन करने लगे दूसरे देशों की ओर। तो इसी दौरान भारत ने यह ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया गया? तो यह 1 से 7 अगस्त को मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। चलिए बात करते हैं 11 से 14 अप्रैल की। तो 11 से 14 अप्रैल को टीका महोत्सव हाल ही में मनाया गया। बात करते हैं 17 से 23 मई की। तो 17 से 23 मई को हाल ही में वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र पैरालंपिक महिला खिलाड़ी कौन है? तो उनका नाम है अवनी लेखारा। इनका नाम है अवनी लेखारा और ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं ये। और इन्होंने जो यह स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने यह पदक जीता है। अवनी लेखारा ने एक और पदक इसी टोक्यो पैरालंपिक में जीता और वो पदक था कांस्य पदक, जिन्होंने 50 मीटर राइफल में यह प्राप्त किया था। तो अवनी लेखारा ने 2 पदक जीता और एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। चलिए बात करते हैं कृष्णा नागर की। तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये बैडमिंटन के भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत की, तो यह भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल की, तो ये जेवेलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी पैरालंपिक खेलों में हाल ही में इन सारे ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा? तो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का रहा। पहला स्थान वित्त वर्ष 2020-21 में कोयला उत्पादन में पहला स्थान छत्तीसगढ़ का रहा, दूसरा स्थान ओडिशा का रहा, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का रहा और चौथा स्थान झारखंड का रहा। झारखंड का इसमें चौथा स्थान रहा। चलिए कोयला उत्पादन में, जबकि कोकिंग कोयला का यदि बात किया जाए तो कोकिंग कोयला में झारखंड शीर्ष पे रहा। कोकिंग कोयला का सर्वोच्च उत्पादन जो था इस बार झारखंड में हुआ। और जबकि बात किया जाए नॉन कोकिंग कोयला का, अर्थात गैर कोकिंग कोयला, तो गैर कोकिंग कोयला में सर्वोच्च उत्पादन छत्तीसगढ़ का रहा। कोकिंग कोयला में सर्वोच्च उत्पादन झारखंड का, गैर कोकिंग कोयला में सर्वोच्च उत्पादन छत्तीसगढ़ का। यदि प्रश्न आता है डायरेक्ट, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान वित्त वर्ष 2020-21 में किसका रहा, अर्थात वर्तमान में कोयला उत्पादन सबसे अधिक हुआ छत्तीसगढ़ में। चलिए, और इस वित्त वर्ष में 2020-21 में जो कोयला उत्पादन दिखाया गया छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक, और इस वित्त वर्ष में जो कोयला उत्पादन भारत में हुआ उसमें 2.02% की कमी देखी गई। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कोयला उत्पादन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा।
यह इसलिए काफी चर्चा में थे क्योंकि हाल ही में इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है रेखा शर्मा को। चलिए बात करते हैं देवजानी घोष की। तो देवजानी घोष जो है ये नेस्कॉम की प्रेसिडेंट हैं। चलिए, और रेखा एम मेनन जो है नेस्कॉम के पहली महिला चेयरपर्सन है। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन है रेखा एम मेनन। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में किनका निधन हुआ जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे? तो उनका नाम है कल्याण सिंह। और ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके थे। और उत्तर प्रदेश में जब 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराया गया था तो उस समय भी मुख्यमंत्री यही कल्याण सिंह ही थे। चलिए बात करते हैं कृष्णमूर्ति संथानम की। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। चंदन मित्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चंदन मित्रा जो थे राज्यसभा के पूर्व सदस्य रह चुके थे, राज्यसभा के सदस्य थे और वरिष्ठ पत्रकार भी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ चंदन मित्रा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ऐसे इसका उत्तर होगा कल्याण सिंह। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के आधार पर भारत में विद्युत उत्पादन में तापीय स्रोतों का योगदान कितना प्रतिशत है? तो तापीय स्रोतों का योगदान 60.9% है। 60.9% तापीय स्रोतों का योगदान है। यदि मेगावाट में यदि बात किया जाए तो 2,34,858 मेगावाट कुल भारत में विद्युत उत्पादन ताप स्रोत से किया जा रहा है। ताप स्रोत के अंतर्गत कोयला को रखा गया है, फिर लिग्नाइट को रखा गया है, फिर गैस को भी रखा गया है और डीजल को रखा गया है। यदि कोयला की बात किया जाए तो कोयला से 52.6% बिजली की प्राप्ति हो रही है, लिग्नाइट से 1.7% बिजली की प्राप्ति हो रही है, गैस से 6.5% बिजली की प्राप्ति हो रही है, जबकि डीजल से 0.1% बिजली की प्राप्ति हो रही है। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में अभी गैस से 6.5% बिजली की प्राप्ति हो रही है, जिसमें सबसे अधिक ताप स्रोत में यदि बात किया जाए तो ताप स्रोत में सबसे अधिक कोयला से बिजली की प्राप्ति हो रही है, जिसमें 52.6% कोयला क्षेत्र का योगदान है। और यह जो आंकड़ा आपको मैं दिखा रहा हूं यह जुलाई 2021 का है। यह जुलाई 2021 तक का यह आंकड़ा है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहां से की? तो यह किया है महोबा से, और यह महोबा यूपी का जिला है, उत्तर प्रदेश का जिला है। यहां से इन्होंने ये शुरुआत की है और यह दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई है यह 10 अगस्त 2021 को इसको शुरुआत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस चरण में कुल 1000 महिलाओं को एलपीजी का नया कनेक्शन दिया गया। और यह कनेक्शन उन परिवार के महिलाओं को दिया जिनकी आय कम है, और उनको पहले चरण जो उज्ज्वला योजना का जो पहला चरण था जो 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। उज्ज्वला योजना का पहला चरण 1 मई 2016 को शुरू हुआ था और यह यूपी के बलिया से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया से इसका शुरू किया गया। दूसरा चरण महोबा से शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो इस चरण में उसी को शामिल किया गया जिससे पहले चरण में शामिल नहीं किया जा चुका था, उसे दूसरे चरण में शामिल किया गया और इसमें कुल 1000 महिलाओं को एलपीजी का कनेक्शन दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर खादी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए? तो कुल 75 स्टॉल लगाए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यांग कियान। इसका उत्तर बहुत लोगों ने सही दिया है। चलिए यह प्रश्न आप लोग के लिए है। भारत का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहां शुरू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 37वां प्रैक्टिस है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।